हम लोग करंट के कारण किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए बायो-सावर्ट का नियम पढ़ रहा है। फंडामेंटल लॉ था बायो-सावर्ट लॉ, और इसकी मदद से हम लोग स्टेट वायर के कारण या तो फाइनाइट लेंथ का या तो इनफाइनाइट लेंथ दोनों के लिए, निश्चित लंबाई या अनंत लंबाई के लिए, इस तरह के सीधे तार के कारण आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बारे में जाने हम लोग। फिर दूसरे सिस्टम जिसमें हम लोग बायो-सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग जिसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े, एक सर्कुलर करंट लूप, जिसके लिए हम लोग सेंटर पर भी जाने और साथ साथ उसके एक्सियल पॉइंट पर भी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग लूप के कारण, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट लॉ के जैसा ही एक और फंडामेंटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अगर हम याद करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान रहे हैं बहुत सारा चीज। वहां भी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो दो लॉ हम लोग वहां भी देखे थे, दोनों फंडामेंटल था, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, और दूसरा था गॉस लॉ। जिस तरह से वहां पर दोनों फंडामेंटल लॉ था, फंडामेंटल करने का मतलब कि ऐसा नहीं समझना कि कूलॉम्स लॉ से निकल कर ही गॉस लॉ है या गॉस लॉ, तो दोनों एक फंडामेंटल है। सिमेट्री वाले सिचुएशन में, जहां सिचुएशन बहुत ज्यादा सिमेट्री रखता है, जहां पर स्थिति बहुत आसान होती है, वहां पर गॉस का नियम कूलॉम्स लॉ की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोनों फंडामेंटल है, लेकिन दोनों किसी जगह विशेष पर, कहीं पर कूलॉम्स लॉ बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, बहुत आसानी से रिजल्ट देगा, तो वहीं जहां पर सिमेट्री रहेगा सवाल में, सिचुएशन में बहुत ज्यादा आसान सिचुएशन रहेगा, वहां पे गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ की तुलना में बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देगा। तो एक्सपीरियंस से देखा जाता है कि गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ के जैसा ही फंडामेंटल है और जगह जगह पे बहुत कुछ खास जगह पे ही, लेकिन गॉस लॉ बहुत ही बेहतर तरीका से कूलॉम्स लॉ की तुलना में रिजल्ट देता है। ठीक उसी तरह का बात यहाँ भी है। एक लॉ जो हम लोग पढ़े बायो-सावर्ट लॉ, दूसरा फंडामेंटल पढ़ने आ रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों फंडामेंटल है। ऐसा नहीं कि इससे निकल के इसको हम ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम सिमेट्री वाले सवाल बनाएंगे, बहुत ज्यादा सिचुएशन में सिमेट्री रहेगा, आसान रहेगा, एक रूपता रहेगा, तो हम देखेंगे कि वहां पर एक्सपीरियंस से देखा जाता है कि बायो-सावर्ट लॉ की जगह एम्पियर्स लॉ बहुत जल्दी काम करता है। तो हम लोग देखते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है, यानी कथन है, सर्कुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए प्लेनर क्लोज्ड लूप और बाउंड्री ऑफ ए सरफेस, जिसको हम लोग इस पूरे यहां से लेके यहां तक को सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को B डॉट dl से डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, इज इक्वल टू टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय म्यू जीरो। हिंदी में किसी सतह के बंद समतली लूप पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का सर्कुलेशन, यानी फिर वही इंटीग्रेशन B डॉट dl, क्लोज इंटीग्रेशन, चूंकि क्लोज लूप है, बंद लूप है, उस सतह के अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताए, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl किसके बराबर होता है, तो अंदर से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, यानी टोटल करंट पासिंग थ्रू सरफेस, यानी हमको टोटल I लेना है जो उसके सरफेस के अंदर से जा रहा हो, तो यहाँ इन लिख सकते हैं, और उसका म्यू जीरो गुना होगा मल्टीप्लाइड बाय म्यू जीरो, तो इसको म्यू जीरो से गुना कर दें।
तो एम्पियर के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो आई इन। अब इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट होना चाहिए, परिणामी होना चाहिए। फिर है बात सरफेस, जिस सरफेस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन चल रहा है किसी सरफेस के बाउंड्री पर हम लोग इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेशन का काम हम लोग सरफेस के बाउंड्री, सतह के बाउंड्री पर करेंगे। तो जैसे कि बोर्ड हम लोग का उस तरह का सरफेस हम सोच सकते हैं, एक खुला सतह है, ओपन सरफेस, और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनेगा रेक्टेंगुलर टाइप का, प्लेनर है, समतली है, लूप जो बनेगा समतली है, बोर्ड भी समतली है। फिलहाल हम चाहे तो समतली सतह से हटकर किसी दूसरे सतह पे बात कर सकते हैं, जैसे एक अर्धगोला। अगर हम सरफेस का बात करें तो सरफेस 3D है, 3 डायमेंशनल है, ना कि प्लेनर है, लेकिन इसका जो बाउंड्री है हम देख सकते हैं सर्कुलर है, और सर्कुलर यानी प्लेनर हो गया, समतली हो गया। तो इस जगह हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एम्पियर के लॉ को। लेकिन अगर ऐसा रहे, जैसे हम 3/4 अगर बात करें, हेमिस्फीयर की जगह ऐसा सोचे कि इस तरह का, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस है उसका बाउंड्री अगर हम बात करें तो बाउंड्री आधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है जबकि आधा वर्टिकल प्लेन में है, यानी पूरा का पूरा बाउंड्री प्लेनर नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन में एम्पियर्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता है, सिर्फ प्लेनर बाउंड्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सरफेस कैसा भी हो, लेकिन उसका बाउंड्री, उसका जो अहाता, जो किनारा है जिस पर हम लोग को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, प्लेनर होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आई इन, मतलब जो सरफेस हम लोग ले रहे थे, जैसे अभी हम लोग यहाँ सरफेस ले रहे थे, इस सरफेस के अंदर से होकर के जितना करंट जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग समझने के लिए आई इन के लिए एक सरफेस का सिर्फ बाउंड्री को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरह का प्लेनर बाउंड्री है, समतली लूप है किसी सरफेस का, और इससे अंदर से होते हुए या इसके बाहर से होते हुए बहुत सारा करंट जा सकता है। क्योंकि अभी हम इस प्लेन पे दिखा रहे हैं बाउंड्री को, तो इस प्लेन इससे होते हुए जाने का मतलब इसके अंदर भी जा सकता है करंट, या इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ करंट हो सकता है। तो कुछ करंट हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक ले लेते हैं, यहाँ पे I1, यहाँ I2, यहाँ I3, फिर I4, I5, I6, I7, I8, कुछ इस तरह का बहुत सारा करंट है। इसमें से हम देखेंगे तो बहुत सारा कुछ करंट लूप के अंदर भी है और कुछ करंट बाहर भी है। तो हम लोग यहाँ पर जब RHS लिख रहे होंगे तो आई इन का काम यहाँ पर RHS में म्यू जीरो, आई इन में कौन कौन सा करंट लेना है जो लूप के अंदर से जा रहा है, यानी हम I1, I4, I7, I8 नहीं लेंगे बल्कि I2 लेंगे, I3 लेंगे, I5 लेंगे, I6 लेंगे। लेकिन हम अगर बात करें तो यहाँ दो डायरेक्शन का करंट है, कुछ अंदर जाता हुआ और कुछ बाहर आता हुआ। तो यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा, चिन्ह परिपाटी को फॉलो करना होगा, एक परंपरा को फॉलो करना होगा। उस परंपरा के हिसाब से परंपरा देखते हैं क्या है कि जिस लूप पर हम लोग काम कर रहे होंगे उस लूप पर एक डायरेक्शन दे देना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपने सुविधा के हिसाब से। और जब हम जैसे उस लूप में इस तरह का डायरेक्शन देंगे तो उसके हिसाब से अगर हम दाहिने हाथ को कर्ल करेंगे, जिस प्लेन में लूप है
उस प्लेन पर हाथ इस तरह का परपेंडिकुलर आना चाहिए, ऐसा या ऐसा। तो अभी फिलहाल करंट इस तरफ है तो इस तरह से तो करंट के डायरेक्शन हम लोग हाथ को दाहिने हाथ को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा का जिस डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, यानी इस डायरेक्शन में जो करंट होगा इसके हिसाब से उसको प्लस लेंगे उसके लिए और उसके अपोजिट वाले को माइनस लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं I3 और I5 अंदर की तरफ है, तो I3 I5 को प्लस लेंगे, लेकिन I2 और I6 अंगूठा के अपोजिट है, इसके लिए हम लोग माइनस साइन लेंगे। कन्वेंशन यही है। आई इन लेने के लिए सबसे पहले तो अंदर का करंट लेना है, उसमें भी दोनों डायरेक्शन में कब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, उसके लिए डायरेक्शन असाइन करना है लूप में, उस डायरेक्शन के हिसाब से दाहिने हाथ को कर्ल करना है हथेली को, और जिस तरफ अंगूठा आएगा उस तरफ के डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे। और एक चीज कि DL इस लूप में अगर हम जिस तरफ चल रहे हैं उसके हिसाब से मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट DL लेंगे, तो DL का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ और हम लोग के चलने की तरफ होगा इस तरफ। अगर कोई स्टूडेंट इसके ठीक अपोजिट कन्वेंशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी सिचुएशन वही होगा। अगर हम लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो DL का डायरेक्शन इस तरफ लेना होगा, इस अभी इधर था, जब हम इधर लेंगे तो DL का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। और ध्यान देना है कि LHS में जब जो डायरेक्शन हम पहले रहे थे, इसके लिए जो स्टूडेंट इस तरह का कन्वेंशन को फॉलो करेगा या इस क्लॉकवाइज के हिसाब से काम करेगा, उसके लिए DL का डायरेक्शन के अपोजिट इस जगह आएगा। इसके लिए अगर यहाँ DL मान ले प्लस आ रहा है तो यहाँ DL माइनस हो जाएगा, तो LHS में साइन चेंज हो गया तो RHS में भी साइन चेंज हो जाएगा। इसीलिए कि अब हम लोग यहाँ पर इस तरफ के करंट को पॉजिटिव और इस तरफ के करंट को जिस तरफ हम चल रहे हैं तो अंगूठा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो बाहर वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे और अब अंदर वाले करंट को नेगेटिव लेंगे। यानी अगर इधर साइन चेंज हुआ LHS में तो RHS में भी अब साइन इसके हिसाब से I2 का प्लस हो जाएगा, I3 का माइनस हो जाएगा, I5 का माइनस हो जाएगा, I6 का प्लस हो जाएगा, और साइन दोनों जगह चेंज होने के कारण आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। इसलिए हम किसी भी तरफ डायरेक्शन को ले सकते हैं।